भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है। किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें जमानत तक नहीं देंगी। कोई संविधान, कोई कानून, कोई अदालत भारत में स्वतंत्रता को बचा नहीं सकती, क्योंकि ये अदालतों में मरा होता तो बात और थी। स्वतंत्रता भारत के पुरुषों और महिलाओं के दिलों में मर चुकी है, यानी भारत के लोगों के भीतर मर चुकी है। यह कहना है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल का। इसके अलावा उन्होंने अपने इंटरव्यू में आज के भारत की बेहद गंभीर परिस्थितियों पर जैसी चर्चा की है और जिस असलियत को खुलकर बोला है, हो सकता है कि आपको सुनने में कड़वी लगे, क्योंकि सच तो कड़वा होता ही है। और कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के कामकाज और अदालतों के रवैये पर जो बातें कही हैं, वो हर एक भारतीय को सुननी चाहिए। यकीन मानिए, ये बातें बोल पाने की हिम्मत आज की तारीख में बहुत सारे लोगों के भीतर नहीं है। कपिल सिब्बल की बातों को बेहद आसान भाषा में आपके सामने रखूंगा। आज इन बातों को दिल और दिमाग दोनों के साथ सुनने की आवश्यकता है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बेहद महत्वपूर्ण मामला है। बात यह भी करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि वो चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक जाएंगे, किसी नियम कानून को तोड़ना हो, मरोड़ना हो, उसका दुरुपयोग करना हो या फिर किसी व्यवस्था को नजरअंदाज करना हो, सब कुछ करेंगे, बस चुनाव में फायदा मिलना चाहिए। हाल फिलहाल में उनका एक और एक्शन सवालों के घेरे में आ गया है। शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। यह मसला भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बात करेंगे उस नफरती मानसिकता की जिसने पूरे देश को तो संकट में डाल ही रखा है। हाल फिलहाल में उसने बीजेपी को भी संकट में डाल दिया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक गलती पर माफी मांगते हुए भाजपा के नेता दूसरी गलती करते हुए नजर आ रहे हैं। यह मसला भी बेहद महत्वपूर्ण है। बेहद कम शब्दों में इन सभी पर चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा, वहीं बगल में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम जरूर कर लिया करिए, हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो पार्टी खुद को दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताने की कोशिश करती है, दावा करती है, वो दुनिया में अब तक की सबसे कंगाल स्थिति का सामना कर रही है। यानी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के पास जनता के मुद्दे बचे ही नहीं हैं, या फिर जनता के मुद्दों पर बीजेपी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस कदर फेल हो चुकी है जिसकी वजह से उसे बार बार सांप्रदायिक बातों और नफरत भरे भाषणों का प्रयोग करना पड़ता है। वैसे तो बीजेपी नेताओं के सांप्रदायिक भाषण यदि ढूंढने निकल जाएं तो लाखों की संख्या में मिलेंगे, मगर हाल फिलहाल में राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा नेता संदीप दायमा ने बोल दिया कि यदि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे। फिर से सुन लीजिए, यदि राजस्थान में भाजपा की सरकार बनती है तो मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस समय यह बात बोली जा रही थी, मंच पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। हालांकि यह बात चौंकाने वाली नहीं कही जा सकती, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार चुनाव में सांप्रदायिक भाषा का प्रयोग करते हुए नजर आते हैं। खुलेआम चुनावी भाषणों को धार्मिक रंग देने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में भी बीजेपी जनता के असल मुद्दों पर ज्यादा फोकस न करते हुए कभी कन्हैयालाल तो कभी बजरंगबली का नाम लेते हुए नजर आ रही है। अब राजस्थान में जब से भाजपा नेता ने सरकार बनने पर मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकने की बात कही है, पंजाब में बीजेपी के लिए संकट पैदा हो गया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भाजपा नेता संदीप दायमा की उस टिप्पणी की आलोचना की है जिसमें उन्होंने इस तरह की विवादित बातें कही हैं। हालांकि भाजपा नेता का वीडियो जब वायरल हुआ, आलोचना हुई, तो उन्होंने इस पर माफी मांगी, मगर माफी मांगने में उन्होंने एक और शर्मनाक बात कह दी जो कि किसी भी धर्मनिरपेक्ष देश के लिए किसी भी रूप में स्वीकार नहीं हो सकती। माफी मांगते हुए भाजपा नेता ने कहा कि मेरी जबान फिसल गई, मैं कहना चाहता था कि मस्जिदों और मदरसों को उखाड़ फेंकेंगे, मैं मस्जिद और मदरसा कहना चाहता था, लेकिन मेरी जबान से गुरुद्वारा निकल गया, मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। इस पर गुरुद्वारा समिति के अध्यक्ष ने कहा है कि भाजपा नेता दायमा को अपनी माफी मांगने पर भी शर्म आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के धार्मिक स्थलों के खिलाफ बोलना गुरुद्वारों के खिलाफ बोलना जितना ही निंदनीय है। गुरुद्वारों ने हमेशा संकटग्रस्त और जरूरतमंदों की मदद की है। देश विदेश में जब भी कोई आपदा आई है तो गुरुद्वारे और सिख निकाय हमेशा आगे रहे हैं और बिना किसी भेदभाव के मानवता की सेवा की है। भाजपा नेता ने राजस्थान में सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने के चक्कर में पंजाब के भाजपा नेताओं को फंसा दिया। दवार की इस रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ से बार बार प्रयास करने के बावजूद संपर्क नहीं हो पाया, जबकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने दावा किया कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। उन्हें तो पता तक नहीं कि ये भाजपा नेता कौन है, ना तो उन्होंने ये वीडियो देखा है और ना ही इसके बारे में कुछ सुना है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि गुरुद्वारे की बात पर भाजपा नेता ने माफी मांग ली और कह दिया कि नहीं नहीं, मैं तो मस्जिदों और मदरसे के बारे में कह रहा था। यानी इन्हें मालूम है कि मस्जिद और मदरसे के बारे में जो कहना हो
कहा जा सकता है। वहां कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप ऐसी असंवैधानिक और अमानवीय बात क्यों कर रहे हैं। इतना सब कुछ आए दिन हमारे देश में हो रहा है, खुद भाजपा के नेता कर रहे हैं, मगर फिर भी भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जब जाते हैं और उनसे वहां पर कोई पत्रकार पूछ ले कि भारत में अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है और लोकतंत्र तथा मीडिया की जो स्थिति है उस पर क्या कहेंगे, तो भारत के प्रधानमंत्री बड़ी शान से कह देते हैं कि लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र को जीते हैं, हमारे यहां जाति धर्म या लिंग के आधार पर या फिर किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। क्या भारत के प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि भारत के ही सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कैसे एक भाजपा नेता राजस्थान में सरकार बनने पर मस्जिदों और गुरुद्वारों को उखाड़ फेंकने की बात करता है? क्या भारत के प्रधानमंत्री ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई करेंगे या फिर उन्होंने ही छूट दे रखी है कि मुसलमानों के बारे में जो बोलना है बोलते रहो, जो भी करना है करते रहो, कोई कुछ नहीं करेगा, अरे मैं बैठा हूं ना। आइए पहले बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील कपिल सिब्बल की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के नए कारनामे की बात करेंगे जो चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है। पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे हैं कि मोदी सरकार की जांच एजेंसियां, वो सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, उन पर खुल्लम खुल्ला आरोप लगता है कि वे राजनीतिक द्वेष के कारण भाजपा सरकार के दबाव में और उनके इशारों पर विपक्षी नेताओं तथा उनसे संबंधित लोगों को टारगेट करते हैं। और खासकर चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके की छापेमारियां सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहां ज्यादातर होती हैं, उसे लेकर मोदी सरकार और ज्यादा सवालों में घिरी हुई है। आपने लगातार यह भी देखा है कि बहुत सारे मामलों में अदालतों ने यहां तक कह दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई मामला ही नहीं बन रहा था फला नेता पर, फिर कैसे आपने मामला बना दिया, कैसे केस कर दिया, यहां तो कुछ था ही नहीं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। हाल ही में मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही बात सामने आई कि यदि पैसे का लेन देन हुआ तो पैसा कहां है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि जांच एजेंसी द्वारा किए दिए गए सबूत एक दूसरे से मैच ही नहीं करते हैं, यानी स्टोरी कुछ और है, सबूत कुछ और है। हालांकि बाद में उसी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार भी कर दिया। इन्हीं मामलों पर कपिल सिब्बल ने आज के भारत की जो तस्वीर सामने रखी है, साफ साफ शब्दों में उन्हें सुनते जाइए, एक भी शब्द को अनसुना मत करिएगा। सीनियर वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने हाल ही में नामचीन पत्रकार निधि राजदान को एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर बोलते हुए कहा कि सरकार इसका दुरुपयोग करते हुए उत्पीड़न के साधन के रूप में लागू कर रही है, यानी इस कानून का प्रयोग करते हुए लोगों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कपिल सिब्बल ने कहा कि यह वो कानून है जिसके द्वारा आप लोगों को आतंकित कर सकते हैं, डरा सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि यह अधिनियम तो कांग्रेस शासन के दौरान लागू किया गया था और तब वो कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे, इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि कानूनों का दुरुपयोग करने के इरादे से उन्हें नहीं लाया गया था। हो सकता है कि हम ही यह कानून लेकर आए हों, लेकिन हमें नहीं पता था कि इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जा सकता है और हमने कभी भी इसका इस्तेमाल इस तरह से मोदी सरकार की तरह नहीं किया। सभी कानून ठीक हैं, लेकिन कानूनों के दुरुपयोग के कारण इस तरह की परिस्थिति बनी है। हमने आपको कई बार यह उदाहरण दिया है कि कलम होती है, कलम का निर्माण लिखने पढ़ने के लिए किया गया है। अब आप उस कलम से किसी की आंख फोड़ दें तो इसमें कलम बनाने वाले का क्या दोष है? ये तो उपयोग करने वाले के ऊपर है कि कलम का उपयोग कैसे करता है या फिर दुरुपयोग करता है। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि जिसे हम न्याय कहते हैं, कानून उसका प्रतिनिधित्व तो नहीं करता। न्याय तो न्याय प्रणाली के माध्यम से मिलता है। कानूनों का दुरुपयोग विनाश करने, हिसाब बराबर करने या कोई मैसेज भेजने के लिए किया जा रहा है और इसका दुरुपयोग लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ किया जा रहा है। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने जो अगली बात कही है उसे जरा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि न्याय तब मिलता है जब अदालतें खड़ी होती हैं। न्याय तब मिलता है जब अदालतें खड़ी होती हैं और कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अभी जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ चुनाव के समय हो रहा है। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, उड़ीसा में, आप इन सब का नाम ले लीजिए। हर राज्य जहां विपक्ष है उसको एक ही तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं, इसके बावजूद हम खुद को लोकतंत्र की जननी कहते हैं, लोकतंत्र की अम्मा। आगे इंटरव्यू में देश में बढ़ी हुई हिंसा, नफरती भाषण और धार्मिक असामंजस्य की बढ़ती घटनाओं पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं किसी भी अन्य लोकतांत्रिक देश के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता जहां पर ऐसे सब कुछ हो रहा हो जैसा भारत में हो रहा है। क्लास में लड़कों को धर्म के कारण दूसरे धर्म के लड़कों से पिटवाया जाता है। सड़क पर लोगों से कहा जाता है कि जय श्री राम बोलो नहीं तो हम तुम्हें पीटेंगे। इन मामलों का किस कोर्ट ने संज्ञान लिया? स्वतः संज्ञान लिया। इसके साथ ही उन्होंने जस्टिस भगवती को भी याद किया और कहा कि यदि वे आज होते तो उन्होंने इसका स्वतः संज्ञान लिया होता। सवाल यह है कि आज हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं? पत्रकार ने उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषणों पर रोक लगाने के लिए कई बार निर्देश दिए, लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हैं लोग और कहते हैं कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। यदि पुरुषों और महिलाओं के दिलों में स्वतंत्रता मर जाती है तो कोई संविधान, कोई अदालत, कोई कानून इसे बचा नहीं सकता और यही हो रहा है। आगे कपिल सिब्बल ने यहां तक कह दिया कि भारत में स्वतंत्रता मर चुकी है, केवल अदालतों में ही नहीं बल्कि भारत के लोगों में भी, यानी भारत के पुरुषों और महिलाओं के दिलों में भी स्वतंत्रता मर चुकी है। कोई संविधान, कोई कानून, कोई अदालत इसे बचा नहीं सकती। कपिल
कपिल सिब्बल से जब पूछा गया कि क्या अदालतें नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए, इस पर उन्होंने कहा कि समस्या यह है कि ऐसे माहौल में अदालतें भी धारा के साथ चलती हैं। बात समझिएगा, कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसे माहौल में, जो माहौल आज है, ऐसे माहौल में अदालतें भी धारा के साथ चलती हैं, लेकिन कुछ न्यायाधीश असाधारण होते हैं, वो जो कुछ भी कर सकते हैं करते हैं, और जो न्यायाधीश ऐसा कर रहे हैं उनके साथ क्या क्या हो रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। सरकार को फटकार लगाने वाले जज को कभी रातों रात ट्रांसफर कर दिया जाता है, कभी उनकी पदोन्नति रोक दी जाती है, और कभी ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है, पूरे परिवार को घसीटा जाता है, आतंकवादी, कांग्रेसी और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। चीफ जस्टिस की ट्रोलिंग तो आपको याद ही होगी। आगे कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं बहुत चिंतित हूं और मैं आज बोल रहा हूं क्योंकि आज हमारे देश में स्थिति यह है कि किसी को भी कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालतें आपको जमानत तक नहीं देंगी। एक राष्ट्र के रूप में हम कहां जा रहे हैं? आप कितनी बार लड़ सकते हैं? कुछ लोगों के पास वकीलों को भुगतान करने के लिए साधन नहीं होते, उनमें से कुछ लोग बहुत गरीब हैं और वे भी पीड़ित हैं। ऐसी स्थिति में आप एक वकील के रूप में क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं? मैं अपने आप से यह प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट रूप से पूछता हूं कि मैं एक वकील के रूप में ऐसे लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। ईमानदारी से मैं आपको बताता हूं, मुझे पता है या पता होता है कि मैं किस अदालत में जाऊंगा और क्या होने वाला है, क्योंकि हर जज की मानसिकता अलग अलग होती है। कुछ जज उदार होते हैं तो कुछ जज हमारी बात सुनते ही नहीं। इसके साथ ही न्यूज क्लिक पर हुई कार्रवाई तथा मोबाइल, लैपटॉप आदि जब्त करने को लेकर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सब कुछ हमेशा होता है, हर दिन होता है। आप न्यूज क्लिक के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप एक पत्रकार हैं और न्यूज क्लिक अपने आप में एक संस्था है और आप इसे लेकर बहुत चिंतित हैं। इस देश में पुलिस के साथ काम करने वाला हर नागरिक इससे पीड़ित है और कोई कुछ नहीं कहता। कानून और न्याय दो अलग अलग चीजें हैं। आप कानून का दुरुपयोग करते हैं और यह अन्याय है। कपिल सिब्बल से जब पूछा गया कि पुलिस को कानूनी तौर पर आकर हमारे डिवाइस जब्त करने की इजाजत है क्या, तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वे ऐसा नहीं कर सकते। यदि ऐसा होगा तो फिर निजता संबंधी फैसले का मतलब क्या है? आप सिर्फ किसी का मोबाइल फोन देख सकते हैं, उसे चेक कर सकते हैं। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि इनमें से कुछ लोगों के पास, यानी जो जांच एजेंसी आती है, वो पुलिस हो या फिर कोई और जांच एजेंसी, उनके पास सबूत नहीं होते खिलाफ में, इसलिए वे आते हैं और आपका फोन जब्त कर लेते हैं। फिर वे आपके फोन की जांच करते हैं, फिर उन्हें कुछ पता चलता है और फिर उसके बारे में आपसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले से उनके पास कोई सबूत नहीं है आपके खिलाफ, पहले आते हैं, आपका फोन लेते हैं और फोन चेक करते हैं। यदि कुछ मिल गया तो फिर सवाल बनाए जाते हैं, जबकि बिना किसी कागजी कार्रवाई के ये अवैध है। अगर कागजी कार्रवाई होती भी है तो भी उन्हें मेरा फोन लेने और किसी व्यक्ति की सभी अंतरंग बातचीत देखने का क्या मतलब है? आप जानते हैं कि एक तरह से मेरा फोन मेरे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आम जनमानस के बीच भी ये चर्चा होती है कि किसी व्यक्ति की विचारधारा क्या है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, जानना है तो खाली उसका मोबाइल फोन ले लीजिए, कायदे से चेक कर लीजिए। इसी को लेकर कपिल सिब्बल ने ये सारी बातें कही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अब नए कानून के तहत आप जानते ही हैं कि आतंकवाद की परिभाषा क्या हो गई है। यदि आप आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधक हैं तो आप आतंकवादी हैं। यदि आप सरकार के विरुद्ध कुछ कहते हैं, यदि आप भावनात्मक रूप से लोगों पर आरोप लगाते हैं तो आप आतंकवादी हैं। यदि आप किसी को समर्थन देते हैं तो भी आप उसका हिस्सा हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर कपिल सिब्बल ने भारत में आज की राजनीति ने जैसी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं और जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का कथित दुरुपयोग मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है और उसके बाद अदालतों का जो रवैया है जमानत न देने का, यह सब कुछ गंभीर चिंता का विषय है। एक तरफ तो मोदी सरकार पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले विपक्षी नेताओं को डराने, धमकाने, परेशान करने और प्रताड़ित करने का कोई जरिया छोड़ा नहीं जा रहा है। वहीं इन कार्रवाइयों से डर के जो विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं वो साफ पाक हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल डाल के एकदम साफ हो जाते हैं, उनकी जांच रुक जाती है, उनका नाम तक जांच एजेंसियों के दिमाग में नहीं चलता, तुरंत डिलीट हो जाता है। और दूसरी तरफ लगातार ये आरोप भी लग रहे हैं कि तमाम नियमों, कानूनों और आचार संहिता की भी जमकर खिल्ली उड़ाई जा रही है, वो भी स्वयं भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। हाल ही में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मेरी सरकार देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को 5 वर्ष तक और बढ़ाएगी। इस पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर लिखा है कि पीएम मोदी ने मुफ्त राशन कार्यक्रम को 5 साल बढ़ाने की घोषणा कर दी है, लेकिन यह अनाउंसमेंट कभी भी की जा सकती थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने यह घोषणा करने के लिए चुनावी रैली का प्रयोग किया है, जबकि चुनाव आयोग कहता है कि इस तरह की घोषणा किसी मंत्री द्वारा चुनाव के दौरान करना गलत है, यह सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग कहा जा सकता है। साकेत गोखले ने इसके खिलाफ चुनाव आयोग में त्वरित एक्शन लेने की डिमांड कर दी है, मगर सवाल यह है कि क्या इस बात की जानकारी देश के प्रधानमंत्री को नहीं है? यह बात तो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, मानने
लायक ही नहीं है, मानी ही नहीं जा सकती। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री जानबूझकर चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? यदि ये उल्लंघन है तो क्या उन्हें इस बात का भरोसा है कि वो चाहे जितना नियमों का उल्लंघन करते रहें, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, कोई कार्यवाही नहीं होगी? और यदि ऐसा है तो फिर ये भरोसा कहां से आ रहा है? पिछले कई सालों में आपने देखा है पीएम मोदी पर कई बार आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। बहुत बार तो स्पष्ट रूप से सब कुछ दिखता भी है, मगर कार्यवाही के नाम पर नील बटे सन्नाटा ही रहता है। सवाल फिर से वही है कि चुनाव आयोग कोई कार्यवाही नहीं करेगा, इस बात का भरोसा पीएम मोदी को कहां से मिल रहा है? कुछ महीने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि चुनाव आयुक्त ऐसा होना चाहिए जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्यवाही कर सके, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए उन्होंने एक पैनल भी बनाया था जिसमें विपक्षी दल के नेता, प्रधानमंत्री और खुद चीफ जस्टिस होंगे। तभी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कह दिया कि चुनाव आयोग में एक पद जो खाली है, लगे हाथ उसे भी इसी पैनल द्वारा भरने की आदेशित कर दीजिए। इसके बाद कोर्ट की सुनवाई टलती है कुछ दिनों के लिए और आनन फानन में मोदी सरकार तड़ातड़ जो खाली पद था उसे भर देती है। प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार शायद डर गई थी कि कहीं चीफ जस्टिस वाले पैनल के द्वारा कोई व्यक्ति न चुन लिया जाए चुनाव आयोग में। आरोप तो ऐसा ही लगा और इसके बाद खबर आई कि मोदी सरकार ऐसी व्यवस्था ला रही है जिसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पैनल में तो 3 लोग ही होंगे लेकिन चीफ जस्टिस नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के साथ उनका एक मंत्री होगा और विपक्ष के नेता यानी पीएम मोदी जिसे चाहेंगे वही निर्वाचन आयोग में जाएगा। अब सवाल यह है कि यदि सब कुछ ईमानदारी से ही करना है तो फिर निर्वाचन आयुक्त अपना क्यों चाहिए भाई? ये उदाहरण मैंने कई बार दिया है कि एक बच्चा परीक्षा हाल में कह रहा है कि मैं सब कुछ ईमानदारी से अपने मन से लिखूंगा, नकल नहीं करूंगा, और इसके बाद कहता है कि कक्षा में पर्यवेक्षक मेरे भाई को बना दीजिए, मेरे घर वाले को रखिए। अब भाई को परीक्षा हाल में क्यों रखना है, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।